बस सर आपने इस पे करना है। ये जी, ये तो तो हमारे पास जो मॉड्यूल 10 है उसमें वो बात करेगा फिक्स एसेट्स के ऊपर। फिक्स एसेट्स के ऊपर यस सर। देखें, बात ये है कि फिक्स एसेट्स होते क्या हैं, ठीक है। अब वो एसेट्स जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है ना, जो जिनकी जी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, उनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। ठीक है, जिनकी ठीक सर। लाइफ 1 ईयर से ज्यादा होती है ना, उनको, मसलन जैसे प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गई, ठीक है, ये सारे क्या है, फिक्स एसेट्स। तो ये हमें ना वो स्टार्ट किया है उसने, दीज आर द एसेट दैट विल बी यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जो फिक्स एसेट्स होते हैं ना, उनको बेचने के लिए नहीं रखा जाता वैस, उनको बेचने के लिए नहीं रखा जाता। वो बिजनेस मशीन जो लगाई जाती है यार कारोबार के अंदर, वो वैस मशीन लगाई जाती है और उसको बेचने के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि उससे क्या किया जाता जी है, जी। यूनिट्स माल प्रोड्यूस किए जाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, उससे आगे रेंट पे दे के उससे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखते किस चीज पे हैं, कॉस्ट रिकग्निशन क्राइटेरिया, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली और रिलायबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। आपने इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये दो चीजें करनी है। और एक चीज याद रखिएगा, जो कोई भी फिक्स एसेट होता है ना, उसको रिकग्नाइज किस पे किया जाता है, कॉस्ट पे। किस पे रिकग्नाइज किया जाता है, कॉस्ट पे, याद रखिएगा। या उसको रिकग्नाइज किया जाता है जो उसे फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलने हैं। ठीक है। मेजरमेंट। ठीक ठीक अच्छा, वो ठीक। कह रहा है कि अच्छा ऐसे सर सर आपने वैसे कहा एक ऊपर मिनट, की दो। एक मिनट। अच्छा, ठीक मैं बता रहा हूँ मेजरमेंट, यानी किसी भी एसेट की वैल्यू मेजर किस पे की जाती है, कॉस्ट पे। किस पे मेजर की जाती है, ये जो मैं कॉस्ट। निशान लगाता हूँ ना, चीज को हाईलाइट करता हूँ, वीडियो सुनते हुए बाद में इसको देखा करो। ठीक है, मेन चीज वो होती है जिसको मैं निशान लगाता हूँ। अच्छा, एक्सचेंज ठीक एसेट्स जो होते हैं ना, जब हम किसी से एक्सचेंज करते हैं तो उसको फेयर वैल्यू पे किया जाता है। उसको किस पे किया जाता है, फेयर वैल्यू पे। ये नीचे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है। ठीक आफ्टर ठीक रिकग्निशन, सर। वंस रिकग्नाइज द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और मेजर्ड। इसके क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं किसी भी एसेट की वैल्यू, बार बार वही बात कर रहे हैं। एक होता है जी कॉस्ट जी। मॉडल, किसी भी चीज को रिकग्नाइज करने के, किसी भी फिक्स एसेट, ये प्लांट एंड मशीनरी को आपने क्या कहना है, ये सर ये प्लांट एंड इसको फिक्स मशीनरी एसेट हमारा कहना है, इसको फिक्स एसेट कहना है, प्लांट एंड फिक्स। मशीनरी को फिक्स एसेट कहना है। यस सर। इसको रिकग्नाइज करने के दो तरीके हैं, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, हम एसेट को उसकी कॉस्ट में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, या कोई अगर उसकी वजह से लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर देते हैं। यह कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को और लॉस को माइनस कर देते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन की अमाउंट में से डेप्रिसिएशन को और जो लॉस होता है उस एसेट का, उसको माइनस कर देते हैं। अच्छा, एसेट के अंदर वैसे हम फिक्स एसेट खरीद रहे हैं। फिक्स एसेट की मैंने मिसालें आपको कौन कौन सी दी हैं, लैंड, यस बिल्डिंग, सर। प्लांट, मशीनरी, मशीनरी। फर्नीचर, फिक्सचर। ये प्रॉपर्टी को लैंड कहते हैं, प्लांट को, प्लांट पौधा नहीं होता, प्लांट वो होता है जो मशीन वाला प्लांट, जो फैक्ट्रीज और मिलों के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वो प्लांट है, ये प्लांट जी पौधा नहीं है वैस, ये प्लांट कौन है, जी जी। दूसरा प्लांट है। ठीक। यस सर। अच्छा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक, जब प्लांट। हम एसेट खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले तो परचेज प्राइस होती है, उसमें से अगर कोई डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएगा। उसके अलावा अगर रास्ते में लाते हुए हमें उसके कोई टैक्स देना पड़ा है, उन टैक्सेस को हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। अगर उस रास्ते यस। में उसकी कैरेज देना पड़ी है, उसको हमें क्या करवाना पड़ा है, इंस्टॉल इंस्टॉल या डिसमेल्ट करवाना पड़ा है, यानी एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह ले जाना पड़ा है। तो ये सारी उसकी क्या है, कॉस्ट है। ये सारी क्या है, कॉस्ट। ठीक है। एसेट जब तक अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं आता तब तक उस पे जितने खर्चे होंगे वो कॉस्ट होंगे। वो क्या होंगे, कॉस्ट होंगे। इस लाइन में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है कि आपने इनको भी पढ़ना है और यहां तक पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है। अच्छा, इंपेयरमेंट लॉस क्या ठीक होता है, सर। व्हाइल कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इरिकवरेबल अमाउंट, द डिफरेंस इज इंपेयरमेंट लॉस। देखिए, इंपेयरमेंट लॉस में अब आपको बताता हूं, आपने माइनस करना है किसको, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, यानी जब रिकवरेबल अमाउंट छोटी होगी,
एसेट की जो अब वैल्यू है ना उसको कहते हैं कैरिंग वैल्यू, ठीक है ना 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 एसेट की वैल्यू कैरिंग जो अमाउंट। कंपनी की बुक्स में लिखी हुई है उसको उसकी कहते हैं कैरिंग वैल्यू। क्या कहते हैं? कैरिंग वैल्यू। एसेट की वैल्यू जो कंपनी की बुक्स में लिखी हुई है उसको क्या कहते हैं? कैरिंग वैल्यू। अगर वो बड़ी होगी, कैरी अगर वो बड़ी होगी, रिकवरेबल कहते हैं मार्केट वैल्यू को। किसको कहते हैं? मार्केट वैल्यू को। जिस यार वैस जिस वैल्यू पे एक एसेट मार्केट में बिकेगा उसको उसकी क्या कहते हैं? रिकवरेबल वैल्यू। अगर वो वैल्यू जो होगी, जो उसकी जो बुक्स में वैल्यू है या जो कंपनी की बुक्स में वैल्यू है वो बड़ी होगी और जो उसकी मार्केट वैल्यू छोटी होगी तो वो हमें लॉस हो जाएगा ना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या तो होती है एसेट की? डिक्रीज इन वैल्यू फिर ऑफ कैरिंग एसेट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। देखो आपने एक मोबाइल लिया 10,000 रुपए का, आज वो 1,000 जी में भी नहीं बिकेगा वैस, जो 10,000 का मोबाइल है। तो वो बाकी ठीक 9,000 सर। रुपए कहाँ गए सर? वो उसकी वैल्यू में कमी हो गई। तो उस वैल्यू की कमी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या मैंने बताई है? डिक्रीज इन डेप्रिस वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इस डेफिनेशन से मैं मुतमैन नहीं हूं, लेकिन आप देख लें, फिर भी इसको एक दफा पढ़ लें। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ अमाउंट ओवर द लाइफ, यानी जो एसेट की वैल्यू होती है जब उसको उसकी लाइफ पर डिवाइड करके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको पढ़ लेना है, लेकिन इसकी मैंने आसान डेफिनेशन आपको क्या बताई है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। अच्छा, ठीक डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होती है? डेप्रिसिएबल अमाउंट होती है कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। देखो, रेजिडुअल वैल्यू वैसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू को। किसको बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो जिस यूजलेस। पे स्क्रैप वाला खरीदता है, जिस पे स्क्रैप वाला जी खरीदता है, ठीक है। तो यस। रेजिडुअल वैल्यू को कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो वो वैल्यू जिस पे एसेट को स्क्रैप वाला खरीदेगा उसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। तो कॉस्ट में से स्क्रैप वाली वैल्यू माइनस करना तो डेप्रिसिएबल अमाउंट आ जाएगी। वैसे रेजिडुअल वैल्यू की एक और डेफिनेशन होती है, वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। वैसे इसको पढ़ना, देखना और इसके नोट्स लाजमी बनाना। यूजफुल लाइफ क्या होती है? वो लाइफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कितना अरसा एसेट चलेगा। वो लाइफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वैसे आपने मोबाइल खरीदा, कितने साल चलेगा ये मोबाइल? अरे आई थिंक सर ये कोई 10 10 साल 15 तो 5 इसकी 10 साल एस्टिमेट 5 साल 5 10। चलेगा। 5 साल चलेगा, ये इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। ये इसकी क्या है? एस्टिमेटेड लाइफ। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन निकालने के 5 मेथड्स हैं: स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ ईयर डिजिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ सर्विस आर। आप समझो वैसे आप एक मशीन की, आपने एक मशीन ली जो जूते बनाती है, आप उसकी क्या यस निकालना चाह रहे हो? डेप्रिसिएशन। इसकी ठीक सर। डेप्रिसिएशन निकालने के 3 मेथड्स हैं। क्या? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ ईयर डिजिट, सम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और नंबर ऑफ सर्विस आवर्स वर्कड, ठीक है। अब एक मशीन की डेप्रिसिएशन निकालने के मैंने कितने मेथड्स आपको बताए हैं? 5 मेथड्स बताए हैं। पहला मेथड क्या बताया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हमेशा, याद रखना वैस, कॉस्ट पे ली जाती है। किस पे सर ली जाती है इसका वैस? मीनिंग क्या? जी जी जी। जी। स्टे, स्टेट लाइन में कॉस्ट और सर रिड्यूसिंग ठीक है। और ये सम ऑफ वो आगे हम करते हैं डी ना, मैं एक एक को पढ़ाऊंगा, एक एक को डीएम। पढ़ाऊंगा। और वह स्ट्रेट लाइन जी क्या जी होता है? वो मेथड ये जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे ली जाती है। रिड्यूसिंग ठीक बैलेंस सर। पता है क्या होता है? जिसमें पहले यस साल कॉस्ट पे ली जाती है, जिसमें फर्स्ट ईयर किस पे ली जाती है? कॉस्ट पे ली जाती है। कॉस्ट। बाकी साल जो रिमेनिंग ईयर्स होते हैं, वो जो इसका बैलेंस बचता है ना, बैलेंस बचता है, हर साल एक एसेट का बैलेंस बचता है, उस बैलेंस पे ली जाती है। बस आज मैंने आपको सिर्फ यस 2 मेथड पढ़ाने हैं। कौन कौन सा? ये स्ट्रेट लाइन और बहुत रिड्यूसिंग अच्छा। बैलेंस। स्ट्रेट लाइन यस में सर। हमेशा कॉस्ट पे ली जाती है। रिड्यूसिंग बैलेंस में पहले साल कॉस्ट पे ली जाती है, बाकी सालों में किस पे ली जाती है? बैलेंस, एसेट के रिमेनिंग बैलेंस पे ली जाती है। फिर बता रहा हूं, यस स्ट्रेट लाइन में हमेशा कॉस्ट पे ली जाती है और रिड्यूसिंग बैलेंस में
पहले साल कॉस्ट पे और रिमेनिंग ईयर्स किस पे ली जाती है, वो ली जाती है बैलेंस पे ली जाती है। अच्छा, अब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, वह स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं स्ट्रेट लाइन में। एक तरीका है Yes. कि आप ऐसा करें, एक तरीका ये है कि आप ऐसा करें, कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, आपकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। क्या निकल आएगी? ठीक डेप्रिसिएशन निकल आएगी। है। बाज औकात ये सारी चीजें नहीं दी होंगी तो आपने क्या लगाना है, रेट। आपको रेट दिया होगा और रेट आपने किस पे अप्लाई करना है, वैस हमेशा कॉस्ट पे। किस पे अप्लाई करना है? ये आपने बहुत कॉस्ट पे। ठीक से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका कौन सा है? फॉर्मूला। कौन सा तरीका है? फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्म तरीका कौन सा है? कॉस्ट पे रेट अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना? कॉस्ट पे रेट अप्लाई करना। और डिमिनिशिंग में क्या होता है ठीक सर? पहले साल कॉस्ट पे रेट अप्लाई करते हैं, पहले साल कॉस्ट पे रेट अप्लाई करते हैं, बाकी सालों में क्या करते हैं? बैलेंस पे। बाकी सालों में किस पे करते हैं? बैलेंस पे करते हैं। ठीक है वैस, तो आपने ठीक इसको ठीक लाजमी दोनों मेथड्स को करना है, देखना है। ये देखें जरा आप, ये डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका मैंने अभी नहीं बताया, थोड़ी देर पहले। स्ट्रेट लाइन में ये देखें, स्ट्रेट लाइन है और ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, दोनों मेथड आ गए। सर आपने तो फार्मूला Yes, थोड़ा और बताया है बेटे। डेप्रिसिएबल अमाउंट को कहते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नीचे लाइफ होती है। तो ओवैस मैंने ठीक क्या बोला है, डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या चीज होती है ओवैस? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएबल अमाउंट किसको रेजिडुअल बोलते हैं ओवैस? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट रेजिडुअल डिवाइडेड बाय लाइफ करोगे तो वैल्यू। डेप्रिसिएशन निकल आएगी। किस मेथड में? स्ट्रेट लाइन में। और अगर ये चीजें ना दी हो, कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू, तो फिर क्या करोगे सर? कॉस्ट पे रेट अप्लाई कर देंगे। कॉस्ट पे क्या कर देंगे ओवैस? रेट अप्लाई। ओवैस मैंने ये कल चीजें आपसे सुननी है, चीजें आपसे सुननी है, सुनो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, आखिरी चीज आज की बता के खत्म कर रहा हूँ। जी जी। आखिरी चीज हाँ ये जी। बताने जा रहा हूँ कि जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकलता है। आप ऐसा यस करेंगे, सर। आप लेंगे ओवैस रेजिडुअल वैल्यू, उसको पहले कॉस्ट पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो गई, फिर उसका ठीक सर। जितने साल की उसकी लाइफ है ना, लाइफ को हम एन कहते हैं। लाइफ को क्या कहते हैं ओवैस? एन कहते हैं। रेजिडुअल एन वैल्यू को कॉस्ट पे डिवाइड करेंगे, फिर एन एन इसकी पावर क्या बनाएंगे? एन। क्या बनाएंगे? एन। एन। मसलन ओवैस क्या है कि उसकी 10 इयर्स लाइफ है तो एन की जगह क्या लिख दोगे? 10। इसको सॉल्व यस। करके जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करके कर लोगे और फिर सारे आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आएगा। क्या निकल आएगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेजिडुअल यस। वैल्यू को कॉस्ट पे डिवाइड करके उसकी पावर एन लेके फिर उसको 1 में से माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बस आज इतना ही पढ़